मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले समस्त अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी साथियों को सादर नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हम अलग अलग विभागों के हमारे अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के संघर्षों को विकसित करने और धरना प्रदर्शनों की तैयारी में व्यस्त थे। दो सफल प्रदर्शन भोपाल में हम लोगों ने किए। पहला 5 जनवरी को विकास भवन का घेराव पंचायतों के चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को लेकर किया और कल 19 जनवरी को डीपीआई पर स्कूल और छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारियों के साथ किया। ये दो संवर्ग ऐसे थे जो बहुत ही अन्याय के शिकार थे और सरकार से सीधे इनको तुच्छ सा ही सही वेतन मिलता है, लेकिन ये अन्याय के शिकार थे। आज हमारे निर्वाचन के आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी निर्वाचन भवन पर धरना दिया है। हमारे मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारी ग्वालियर के 2 दिन से हड़ताल पर हैं और इस तरह की गतिविधियां हमारे मध्य प्रदेश में निरंतर चल रही हैं। ये जो पूरा संघर्षों की तरफ अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों का जो रुझान बढ़ रहा है, यह रुझान हमें एक बड़ी जीत का विश्वास और भरोसा दिलाता है। हम इस दौरान कई विभागों में कई अधिकारियों से बातचीत भी हुई, मिले भी, ज्ञापन भी दिए, चर्चा भी की। भोपाल का पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत होती रहती है। हर व्यक्ति का यही कहना था कि आपका मुद्दा बिल्कुल सही है, आप इस मुद्दे पर काम करिए, इस मुद्दे को उठाते रहिए, कुछ न कुछ संतोषजनक नतीजे सामने आएंगे। और जिस तरीके से इस मुद्दे को मीडिया ने पकड़ा है वो तो बहुत ही गजब का है। आपने देखा है हमारे इस पेज पर सारे चैनलों के खबरें उपलब्ध हैं। कल का डीपीआई का घेराव पूरा मीडिया में मौजूद था और जिस तरीके की उन्होंने स्टोरियां बनाई हैं, अगर आप सुन लेंगे तो आप भी रोने लगेंगे। महिलाओं ने रोते हुए अपनी पीड़ा मीडिया को बताई और इस तरीके से पब्लिक के बीच में ये बात पहुंची है। विकास भवन के घेराव के दौरान भी मीडिया ने बहुत सहयोग किया और सपोर्ट किया। कल इस अंशकालीन कर्मचारियों के मुद्दे पर न्यूज़ 24 में डिबेट भी हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि मीडिया भी और जो संवेदनशील अधिकारी हैं वे भी ये मानते हैं कि इस संवर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। वो चाहे शिक्षा विभाग के हों, चाहे पंचायतों के हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे मेडिकल कॉलेज के हों, चाहे निर्वाचन को कहीं के भी हो, चाहे हर विभाग के इस संवर्ग के साथ जो अस्थायी है, आउटसोर्स है, अन्याय हो रहा है और बड़े स्तर पर अन्याय हो रहा है। मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप कल के अगर अंशकालीन कर्मचारियों की जो मीडिया की रिपोर्टिंग है उसको पूरे को सुन रहे हैं, सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि यार ये तो बहुत अति हो रही है। महिलाएं रोने लगी थी अपनी बात करते करते। कोई महिला जब रोने लगती है तो आप सोचिए कि अन्याय कितने बड़ा होगा। लेकिन वहीं एक उम्मीद की किरण ये दिखाई दी कि जब हम डीपीआई के अधिकारियों से मिले, जनजाति कार्य विभाग के अधिकारियों से मिले, तो हमको उन्होंने, सच है या झूठ है तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने हमसे ये कहा कि हम इन लोगों के नौकरी को में कोई रास्ता निकाल रहे हैं, इनको नियमितीकरण का और इनके वेतन बढ़ाने की तरफ विभाग जो है गंभीरता के साथ काम कर रहा है और प्रक्रिया चल रही है जानकारी जुटाने की, कहाँ कितने लोग हैं वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर ये है कि अधिकारियों के ऊपर भी हम लोगों ने 1 साल की सक्रियता के बाद ये दबाव बनाया है। अभी भी हमसे अधिकारियों ने यही कहा कि इस दबाव को बनाए रखें।
मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कुछ भी से क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये मध्य प्रदेश में पिछले 23 साल में कुछ भी हुआ है। कम से कम सरकारी विभाग की नौकरियों के मामले में हम जब पंचायतों के चौकीदार, भ्रष्ट, पंप ऑपरेटर, चतुश्रेणी कर्मचारियों के साथ विकास भवन पर प्रदर्शन किया, वहां के उपायुक्त से बड़ी बातचीत हुई। उपायुक्त ने ये बोले कि ये हमारे कर्मचारी हैं ही नहीं, वो पंचायतों के कर्मचारी हैं। बात यहीं से शुरू होती है। वो पंचायतों के कर्मचारी हैं। पंचायतें किसकी हैं? सरकार की हैं। फैसला किसको करना है? सरकार को करना है। और सरकार ऐसे फैसले कर चुकी है। कैसे? जैसे चतुश्रेणी कर्मचारी की नियुक्तियां हुई हैं पंचायतों में, वैसे ही पंचायत कर्मियों की नियुक्तियां भी पंचायत से हुई थी। वैसे ही शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां भी पंचायत से हुई थी, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत से हुई थी। जब ये दो संवर्ग, पंचायत कर्मी और शिक्षा कर्मी, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो सरकारी कर्मचारी बन सकते हैं, वो नियमित हो सकते हैं, तो फिर चतुश्रेणी का कर्मचारी क्यों नियमित नहीं हो सकता? इस सवाल का जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं था। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यही कहा कि आप इस मुद्दे को उठाते रहिए, इन गरीब गुरुओं की जिंदगी बन जाएगी, फैसला सरकार को करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटे कर्मचारी के साथ सरकार ने न्याय नहीं किया, और जिसने सरकार पर दबाव बना लिया, जिसने सरकार को चुनौती दे दी, जिसने सरकार से ये कहा कि आपने यदि हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको उस कुर्सी से नीचे भी कर सकते हैं जिस पर आप विराजमान हैं, उसे सरकार ने तमाम सारे नियम कानूनों को शिथिल करते हुए उनके नौकरियों को सुरक्षित किया है। ये सच्चाई मध्य प्रदेश की। ठीक ऐसा ही स्कूलों और छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारियों के साथ था। स्कूल अंशकालीन कर्मचारियों के साथ उनका के अधिकारी जो इस पूरे मामले को देखते हैं, उनका कहना है कि हमको ये जानकारी नहीं थी, लेकिन इनकी जो नियुक्तियां हुई है वो स्थानीय स्तर पर जनपद ने की है या प्रिंसिपल ने की है, कहां से हुई है, अब हम इसकी जानकारी मंगा रहे हैं और हम इनके साथ न्याय करेंगे। मतलब देखिए कि मध्य प्रदेश में ये वो भी अंशकालीन कर्मचारी भी वो है जो शिक्षा कर्मियों के समय इनकी नियुक्तियां हुई थी, क्योंकि कोई भी स्कूल बगैर चपरासी के चल नहीं सकता, कोई छात्रावास बगैर चतुश्रेणी कर्मचारी के चल नहीं सकता, क्योंकि साफ सफाई, बच्चों को खाना, देखभाल, ये सारा काम, चौकीदारी तक ये सारा काम चतुश्रेणी कर्मचारी को करना, चल नहीं सकता। और आजकल तो स्कूलों के बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, तो सफाई कर्मी के बगैर उनकी साफ सफाई भी नहीं हो सकती। तो ये एक पद है, इन पदों पर लोगों को रखा गया है अधिकारियों के द्वारा ही, विभाग द्वारा ही। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में इन लोगों की बात करने वाला कोई नहीं था, कभी इनका मुद्दा इस तरीके से नहीं उठा, इसलिए इनके साथ पिछले 20-22 साल से अन्याय होता चला आ रहा था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 1 साल के ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स स्थायी कर्मचारी मोर्चा की सक्रियता के बाद हम इन लोगों को, ये जो छोटा कर्मचारी है, चतुश्रेणी का कर्मचारी है, इनके मुद्दे को सरकार की चेतना तक ले जाने में सफल हुए हैं। सरकार इस तरफ कुछ न कुछ सोच रही है। ऐसा ही आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हमारा आउटसोर्स कर्मचारी जो ज्यादातर चतुश्रेणी का कर्मचारी है, जिसमें कुछ तृतीय श्रेणी का कर्मचारी भी है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, कुछ तो जो है व्यवसाय शिक्षक है, वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ इंजीनियर भी है, डॉक्टर तक आउटसोर्स है। तो भले उनकी संख्या कम है, लेकिन बड़ी संख्या में चतुश्रेणी कर्मचारी है जो अस्पतालों में काम करता है, आयुष विभाग में काम करता है, जो शिक्षा विभाग में काम करता है, सीएम राइस में, मॉडल स्कूलों में, एकलव्य में, ये बड़ी संख्या में है। वन विभाग में आउटसोर्स नहीं है, अस्थायी कर्मचारी है, वन सुरक्षा श्रमिक। तो इस तरीके के आउटसोर्स कर्मचारी भी बड़ी संख्या में। आउटसोर्स कर्मचारी, जिसे अभी तक अधिकारी ये कहते थे ये तो बाहर का कर्मचारी है, हमारा नहीं है। हम लोगों की 2 साल की सक्रियता के बाद हमने इस एक नए संवर्ग को मध्य प्रदेश में खड़ा किया है, जो बड़ी ताकत में है, बड़ी संख्या में है। खुद सरकार ने अपने कैबिनेट में ये बात भी स्वीकार की है कि अब हम आउटसोर्स को उनके जरिए भी रखेंगे, कैसे भी उन्होंने नाम लिया है।
लेकिन इसके बारे में भी अधिकारियों का ये कहना था कि यदि आप लोगों ने आउटसोर्स कर्मचारियों को संगठित कर लिया तो निश्चित रूप से इनके लिए सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो ताकत है कि ये अपने पे आ जाए तो सरकार को इधर से उधर करने की ताकत इनमें है, बशर्ते ये संगठित हो जाए। और आउटसोर्स कर्मचारी भले ही कोई कहे ठेका का कंपनी का कर्मचारी है, नहीं, लेकिन वो सरकार के विभागों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम करने वाला कर्मचारी है, चाहे वो बिजली विभाग में हो और चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में, कहीं भी है, इस विभाग में कहीं भी है, वो सब स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम कर रहा है। क्योंकि सरकार ने बिल्डिंगें बना दी, मेडिकल कॉलेज खोलते चले जा रहे हैं, कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रहे, तो वह जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा, अस्पताल खुलेंगे, मतलब है, तो वहां लोग भी चाहिए, साफ सफाई वाले, यही तो लोग हैं, वार्ड बॉय है, सुरक्षा गार्ड है, यही तो लोग हैं। इनकी भर्ती सरकार ने की नहीं। कुल मिलाकर ये है कि सरकार ने तृतीय चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की भर्ती पूरी तरीके से बंद कर दी, क्योंकि उनकी चेतना में ये था कि ये लोग को हम ये कभी संगठित नहीं हो पाएंगे और इनसे हम ठीक वैसे ही काम कराते जाएंगे जैसा पंचायतों में कराते आ रहे थे, जैसे स्कूल और छात्रावास में कराते आ रहे थे। और उनकी सरकार की मानसिकता में ये बात थी और इसलिए सरकार ने कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और सबसे चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए है कि हमारे बहुत सारे संगठन मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के चलते हैं, मजदूरों के चलते हैं, लेकिन किसी भी कर्मचारी संगठन ने इन बेचारे जो सबसे ज्यादा अन्याय के शिकार हैं, इनके सवालों को उठाने की गंभीर कोशिश ही नहीं की। और ये सरकार को मालूम था कि ये जो संगठन काम कर रहे हैं, ये इन लोगों को संगठित नहीं करेंगे और नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकार निश्चिंत थी। सरकार की निश्चिंतता का दूसरा भी कारण है क्योंकि सरकार बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करती है। सरकार कर्मचारी वर्ग के साथ अन्याय के भी प्रयोग करती है। वो देख लेती है कि किस व्यक्ति में प्रतिरोध की क्षमता ज्यादा है, किस संवर्ग में। मध्य प्रदेश में किसी भी संवर्ग में प्रतिरोध की क्षमता नहीं थी। अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश सरकार ने रखे अपने अपने स्कूलों में। अतिथि शिक्षक एक पढ़ी लिखी कौम है जो बच्चों को पढ़ाती है, गांव में रहती है। ये ठीक वैसी ही कौम है जैसी शिक्षा कर्मी हुआ करती थी। और ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लाखों में संख्या थी एक समय तक। जब सरकार ने अतिथि शिक्षकों का प्रतिरोध खड़ा नहीं होने दिया मध्य प्रदेश में, अतिथि शिक्षकों को चुनौती नहीं बनने दिया मध्य प्रदेश में, और उनसे वो अपनी शर्तों पर अपने अनुसार काम कराते आ रहे हैं पिछले 15 साल से 20 साल से, तो सरकार को लगता है कि ये चतुर्थ श्रेणी का चपरासी, चौकीदार, भ्रष्ट, सफाई कर्मी, माली, ड्राइवर, ये क्या हमारा बिगाड़ लेते। जब हमने अतिथि शिक्षक जो मास्टर है उसको दबा के रखा है तो इनको तो दबा के रख ही लेंगे, और इसलिए अन्याय चला आ रहा था। कोई भी संवर्ग जब गुलामी को स्वीकार कर लेता है तो फिर सरकार की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो सारे संवर्गों को गुलाम बनाता है, बनाने की तरफ बढ़ने लगते हैं, और यही मध्य प्रदेश में हुआ है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है वो संगठित होकर अपने सवालों को किसी भी हद तक उठाने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक। उसके हमारे इस क्रांति आंदोलन से ऐसे ऐसे जावंत, समझदार, पढ़े लिखे और किसी भी कीमत तक संघर्ष करने वाले युवा नेतृत्व पैदा हुआ है, और इसी नेतृत्व के दम पर हम लोग उस अरेरा हिल्स जहां सारे दफ्तर हैं वहां पर विकास भवन का घेराव करने में सब की हिम्मत जुटा पाए, और डीपीआई पर भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लेकर धरना प्रदर्शन कर सके। ये हिम्मत कहां से है? ये हिम्मत हमारे जो पूरे प्रदेश में ऐसे जुझारू और संघर्षशील साथी हमें मिले हैं, तो तैयार हुए हैं, उनकी ओर से हमको ये हिम्मत मिली, और इसलिए अपन इतने बड़े तरीके से, व्यापक तरीके से इस मुद्दे को उठाने में सफल हुए। हमारा मुद्दा मीडिया को भी पसंद आ रहा है, मीडिया को इस मीडिया का भी हमको बड़ा सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है, जिसके कारण ये शासन प्रशासन तक मुद्दा पहुंचा है।
तो ये जो मैं पूरी भूमिका आपको मैं बता रहा हूं, ये भूमिका इसलिए बता रहा हूं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य ने जब भी जो कुछ भी हासिल किया है वह संघर्ष के दम पर ही हासिल किया है। बिना संघर्ष के उसको कुछ नहीं मिला है। इसलिए संघर्ष ही हमारी जीत का एक रास्ता है, जिस रास्ते पर हम आप सब लोगों को ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने कोर कमेटी के साथ पिछली कुछ बैठकों में, प्रांतीय बैठकों में भी विचार विमर्श करने के बाद पिछले 2 दिन से हम लोग अपने जो हमारा नेतृत्वकारी साथी है उनसे लगातार बातचीत करने के बाद हम लोगों ने ये तय किया है, जो पहले भी हम घोषणा कर चुके थे, कि हमें 1 फरवरी को आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से भोपाल में एक धरना प्रदर्शन करना है। सीएम हाउस के घेराव की हम लोगों ने बातचीत की थी, आप सब लोगों की जानकारी में। क्योंकि 16 फरवरी से विधानसभा शुरू हो रही है, हमारे सब साथियों का ये कहना है कि 1 फरवरी के वाले कार्यक्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये तय किया गया है कि आने वाली 15 फरवरी, 16 से विधानसभा शुरू हो रही है, 15 फरवरी को मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी भोपाल में आकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटेक्निक चौराहे पर विवेकानंद जी की प्रतिमा है, वहां हम लोग खड़े होंगे, नारेबाजी करेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, ज्ञापन देंगे। कोई पार्क नहीं होगा, कोई मंच नहीं होगा, कोई दरी नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने विकास भवन के बाहर खड़े होकर नारेबाजी की, जैसे हमने डीपीआई के बाहर खड़े होकर नारेबाजी की, हम मुख्यमंत्री निवास के बाहर विवेकानंद जी की प्रतिमा पर खड़े होकर अपने सवालों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी योजना है। अभी फिलहाल 15 फरवरी विधानसभा सत्र से ठीक 1 दिन पहले पॉलिटेक्निक चौराहे पे विवेकानंद जी की प्रतिमा पर हम लोग खड़े होंगे और इस अभियान को सोशल मीडिया पर आप लोगों को जितने भी व्यापक तरीके से प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। यहीं से आपकी बात दूर तक पहुंचती है, लोगों से जुड़ती है। इसी के साथ हम लोगों ने दूसरा कार्यक्रम तय किया है कि हम भोपाल पहुंचने से पहले एक बार जिलों में भी कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे कि भाई हम लोग, और उसी दिन हम जो है भोपाल के प्रदर्शन की सूचना भी सरकार को जिला स्तर से भी व्यापक स्तर पर दे दी जाएगी। हर जिले में धरने प्रदर्शन होंगे और जिलों के जो धरना प्रदर्शन होंगे वो ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले संयुक्त रूप से होंगे, जिसमें सारे कर्मचारी शामिल होंगे। एक निश्चित जगह कलेक्ट्रेट के पास आप चयन कर लें जहां पर सब लोग इकट्ठे हों, बैनर लगा लें और वहां पर पंचायत को कर्मचारी भी आ जाएंगे, अंशकालीन भी आ जाएंगे, आउटसोर्स कर्मचारी भी आ जाएंगे, दैनिक वेतन वो भी आ जाएंगे, नगर पालिका नगर निगमों के लोग भी आ जाएंगे। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं, इसे भी प्रचारित करें अपने जिले में। जिलों की रैलियां जितनी व्यापक होंगी, जितनी प्रभावशाली होंगी, भोपाल के आंदोलन की धमक उतनी ज्यादा सरकार तक पहुंचेगी। तो हम लोगों ने ये 2 कार्यक्रम तय किए हैं। एक तो 10 फरवरी को जिला स्तर पर बड़े स्तर पर धरने प्रदर्शन रैलियां करनी है और उसके बाद 15 फरवरी को भोपाल में हमें सीएम हाउस के बाहर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है, अपने मुद्दे को पहुंचाना है। ये 2 कार्यक्रम हैं जो ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा की प्रांतीय कोर कमेटी ने तय किए हैं और इसमें हमारे बहुत सारे कर्मचारी साथियों का ये कहना था कि हमें अपनी बात सरकार तक विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पहुंचानी चाहिए। तो आप सब लोग इस अभियान को अपने भविष्य को बेहतर बनाने का अभियान समझते हुए इस अभियान का हिस्सा बनना है। तो साथियों, हमारी जो हमारा अपना जो विश्वास और भरोसा है और हमारा मुद्दा जिस तरीके से सरकार तक पहुंचा है वो इसी रास्ते पर चलकर पहुंचा है, वो संघर्ष का रास्ता है। तो इस संघर्ष के रास्ते पर ही विश्वास और भरोसा करके हम अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। हम लोग जो है जो सूचनाएं मिलती हैं, जो जानकारियां हम तक आती हैं, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं
कि भले ही सरकार कुछ भी कहती रहे कि हम मार्च 2027 तक आउटसोर्स को निकाल देंगे, लेकिन सरकार की अभी ऐसी हैसियत नहीं है कि वो आप लोगों को नौकरी से निकाल दे। वो ये जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो धमकी थी, आप संगठित नहीं हो पाए, नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने भी अपनी साजिशें शुरू कर दी हैं। सरकार समर्थित जो संगठन है, जो राजनीति से प्रेरित संगठन है, वो भी हमारे इस संपर्क के साथ छोटे संगठन बना के इस एकता को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों को सावधान रहना है। हम विभागीय स्तर पर भी लड़ेंगे और हम सामूहिक तौर पर भी लड़ेंगे। लड़ाई हमारे भविष्य की, हमारे बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की लड़ाई है, जिसे हमें लड़ना है। अब हमारी एकता कहां दिखेगी? इसलिए हमारे जो आईटी सेल है, उसमें हमारे 7-8 लोगों की एक बढ़िया टीम है। हम बहुत जल्दी अपने कुछ जिलाध्यक्षों की घोषणा भी करने वाले हैं। कुछ हमारी जो पूरी आईटी सेल है, जो इस वेब पोर्टल हमने बनाया, सदस्यता अभियान का एक पोर्टल बनाया है, जो लिंक आप सब लोगों के पास उपलब्ध है, उसकी 7-8 लोगों की कमेटी भी बनाने वाले हैं। आपकी एकता, आपकी ताकत इस पोर्टल पे आपके रजिस्टर्ड होने के बाद, सदस्यता लेने के बाद साफ नजर आएगी और ये सरकार तक भी पहुंचेगी जानकारी कि भाई इस संगठन के साथ बड़ी संख्या में लोग सदस्य बनते हुए चले जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है। इसलिए वो तमाम सारे आउटसोर्स कर्मचारी जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, जिनके अपने विभागीय संगठन भी चलाते हैं, ये जो फ्री सदस्यता हम लोग कर रहे हैं, ये हम अपनी एकता को, अपनी ताकत को एक जगह लाने के लिए कर रहे हैं, जो हमारे 2-3 काम, जरूरी कामों के लिए काम आएगी। पहला, जो हम लोग हाई कोर्ट में PIL लगाने का विचार विमर्श चल रहा है, उसमें हम इस सूची को संलग्न करेंगे। दूसरा, हम लोग श्रम आयुक्त के यहाँ एक आवेदन देंगे कि हमारा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का इतना बड़ा संगठन है, हमें राज्य स्तरीय श्रमिक संगठन की मान्यता दें। तीसरा, हम मध्य प्रदेश सरकार को भी कहेंगे कि हमें भी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन का अधिकार दें। हमारे जिलाध्यक्षों को, प्रदेश कोर कमेटी को आप मीटिंगों में आमंत्रित करें। तो ये हमारा सदस्यता करने का उद्देश्य है। इसे आप छोटा मोटा उद्देश्य नहीं समझे, ये आपके लिए, क्योंकि संघर्ष जीवन भर चलना है। आपको अभी आप कल कोई पॉलिसी बन जाती है, उसके बाद भी आपके जो सवाल है वो खत्म होने वाले नहीं है। सवाल उठाने के लिए आपका एक बेहतर मंच हम मध्य प्रदेश में बनाकर देना चाहते हैं आप लोगों को, और इसी के लिए सदस्यता चलाए जा रहे हैं। आप देखेंगे जिनको 2-2 लाख तनख्वाह मिल रही है कि वो भी अपना संगठन बनाकर अपनी बात करते रहते हैं, क्योंकि समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो उन समस्याओं को उठाने के लिए आपके पास एक अधिकृत मंच होगा, अधिकृत संगठन होगा, तो निश्चित रूप से आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको ताकत भी मिलेगी, और आप उस संवर्ग के, जिसका कोई बात नहीं करता, उसके लोकप्रिय नेता के रूप में भी उभरेंगे। तो साथियों, इस पोर्टल पे आप सदस्यता लें, अधिक से अधिक लोगों को सदस्यता लेने के लिए प्रेरित करें, ये बहुत जरूरी काम है। दूसरा, वो तमाम सारे विभागीय संगठन जो चलाते हैं, उनको भी अपने अपने विभागों के अंदर इस सदस्यता की लिंक को पहुंचाकर उनको कहें कि आप सब लोग भी इस सदस्यता अभियान का हिस्सा बने। जितने अधिक सदस्य हमारे होंगे, उसमें हमने एक ऑप्शन और भी है कि हम लोग कितने वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं। वो ऑप्शन में आप अपने परिवार के वोटरों के सदस्य और आप आसपास में कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, ये संख्या भी उसमें लिखें। हर परिवार में 4, 5, 6 लोग होते हैं, वोटर होते हैं। वो फिर आपके कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ खास लोग होते हैं जो आपकी बात मान सकते हैं। ये हमारी जो ताकत है, ये चुनावी वर्ष में हम बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी ये सीना तान कर कह सकते हैं कि यदि आपने हमारे इन सवालों को पर बात नहीं की, हमारे इन सवालों को नहीं उठाया, हमारे इन सवालों का समाधान नहीं किया, तो हम इस चुनाव में कुछ भी उलटफेर कर सकते हैं। तो ये सदस्यता अभियान बहुत महत्वपूर्ण है।
साथियों, आप मेरी इस बात को समझेंगे और इस सदस्यता अभियान का हिस्सा बनेंगे। बहुत 15 फरवरी के भोपाल प्रदर्शन के बाद हम लोग एक कामगार कर्मचारी घोषणा पत्र भी तैयार कर रहे हैं, आपको बताएं। इसमें संपूर्ण कामगार कर्मचारी वर्ग के जो मुद्दे हैं जिन पर कोई चर्चा नहीं करता, अलग अलग संवर्ग के लोग हैं बेचारे, बहुत बुरी स्थिति, उनके लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसका एक घोषणा पत्र अपने संगठन की तरफ से तैयार करेंगे। और वो घोषणा पत्र आप सब लोगों के से विचार विमर्श के बाद, आप सब लोगों से उसके लिए सुझाव भी हम मांग रहे हैं कि हमको व्हाट्सएप पे आप सुझाव दें कि वो घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए। कुछ लोग इसमें अपने हिसाब से, क्योंकि ये जो वर्ग है, इस वर्ग की कहीं भी कभी किसी नेता के जरिए इसको प्रमुखता से नहीं उठाया जाता है, तो ये काम अपन को करना पड़ेगा। हम वो घोषणा पत्र तैयार करेंगे और उस घोषणा पत्र को हम कांग्रेस के नेताओं को भी देंगे और बीजेपी के नेताओं को भी देंगे कि 2028 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इन लाखों कामगार कर्मचारी वर्ग के ये सवाल है, इन्हें राजनीतिक चर्चा में लाइए, चुनावी चर्चा में लाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब चुनाव में हमको अपना रास्ता खुद हमको कुछ अलग तरीके के फैसला करना पड़ेगा। तो ये चुनाव घोषणा पत्र भी हम लोग तैयार। अब देखिए सर, आप लोग मध्य प्रदेश में तो ये कामगार कर्मचारी वर्ग की बात कोई नेता नहीं करता, कोई नेता मजदूर का नाम लेना पसंद नहीं करते। इतनी नफरत, हमने इतना असंवेदनशील नेतृत्व कभी नहीं देखा है। अभी आप देख रहे होंगे कि इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से आधा सैकड़ा लोगों की मौत हो गई। ये बहुत मध्य प्रदेश का दिल दहलाने वाली घटना है। और ऐसा माहौल बन रहा है कि पूरे इंदौर में गंदा पानी मिलता है, यही माहौल बना है ना। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जो भागीरथपुरा या भागीरथपुरा जैसी और बस्तियां, ये सारी की सारी मजदूर बस्तियां हैं। मालवा मिल, जहां मजदूर मिल हुआ करते थे, अब वो मिल बंद हो गए। ये सारी मजदूर बस्तियां हैं और मजदूर बस्तियों में ही सब जगह पूरे मध्य प्रदेश में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। और कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई मजदूर जिसे वेतन भी ढंग से नहीं मिलता, जो गुलामों की तरह जीवन जी रहा है, कम से कम सरकार की इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि उन बस्तियों में साफ पानी पहुंचाए। तो ये जो गंदा पानी जो पहुंचाया जा रहा है वो मजदूर बस्तियों में पहुंचाया जा रहा है इतना, और कहीं भी समाज के अंदर इतनी भी उथल पुथल नहीं कि कोई संवेदना के दो शब्द भी बोल सके, कह सके कि भाई मजदूरों को साफ पानी तो दो, कामगार वर्ग को साफ पानी तो सरकार को देना चाहिए। और पानी का बिल कितना है इंदौर में? 350 रुपए, और बाकी जगह 300 रुपए, 350, 400 तक भी है। आप इतनी भारी भरकम महीने के नल का पानी के बिल ले रहे हैं और साफ पानी नहीं दे रहे। ये गंदा पानी किसी कॉलोनी में पहुंचा के सरकार देख ले, कोई नगर निगम देख ले, उस कॉलोनी में जहां संपन्न लोग रहते हैं वो जूते मारेंगे, लेकिन गरीब आदमी बेचारा बोल नहीं सकता, इसलिए उसकी बस्तियों में गटर का पानी पहुंचाया जा रहा है। कितने शर्म की बात है। और कहीं से कोई जनता के बीच में से कहीं कोई आंदोलनात्मक उभार नहीं दिख रहा। आपने छिंदवाड़ा में जहरीला सिरप पी के आधा सैकड़ा बच्चे की मौत हो गई। वो बच्चे भी मजदूरों के ही बच्चे थे, गरीब गुरबों के बच्चे थे। कितने लालची लोग हैं डॉक्टर लोग, वो ऐसे उनने अपने 4-5 एजेंट गरीब बस्तियों में फैला दिए आसपास के जिलों में कि ये डॉक्टर साहब बच्चों का इलाज करते हैं, सस्ता इलाज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और नकली सिरप पिला रहे हैं। सब मजदूर के बच्चे थे। ये जो घटना में, ये जो मैं कह रहा हूं मजदूर की, आपने किसी नेता के मुंह से नहीं सुना होगा कि ये मरने वाला कौन है। मरने वाला कामगार वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग है, गरीब है। और ये शब्द कोई नेता नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? उन्हें मालूम है कि जिस दिन ये बात लोगों को बता दी जाएगा तो पूरा मजदूर वर्ग इकट्ठा हो जाएगा कि हमारे को गंदा पानी पिला रहे हैं, गटर का पानी पिला रहे हैं। एक मजदूर दूसरे मजदूर से जुड़ेगा, इसलिए इस बात को छिपाया जा रहा है। न कहीं मीडिया में चर्चा थी कि भागीरथपुरा तो गरीब मजदूर बस्ती है जहां गटर का पानी पिलाया गया। तो साथियों,
हमें अपनी बात खुद करनी पड़ेगी, हमें अपने सवाल खुद उठाने पड़ेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है। दुनिया में आपने देखा होगा कि कई देशों के अंदर जो भी आंदोलन खड़े हुए हैं सोशल मीडिया से खड़े हुए हैं। एक एक मजदूर तक, एक एक कर्मचारी तक जो पीड़ित है, इस सरकार की नीतियों का शिकार है, उसे इस आंदोलन का हिस्सा बनाएं और जोड़ें। आप यदि नेताओं के भरोसे रहेंगे, नेताओं के आगे पीछे घूमने का काम करेंगे, वो आपकी जिंदगी के लिए कोई बेहतर रास्ता नहीं बना सकते, क्योंकि उनका रास्ता अलग है। आप देखिए पूरी राजनीति कहां चल रही है, चाहे वो नए तरीके का ट्रेंड शुरू हो गया है। दलित ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, ब्राह्मण आदिवासियों को गाली दे रहा है, कोई इसको गाली दे रहा है, कोई इसके आपस में लड़ा रहा है। आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। अरे भाई मेरे, सरकार ने नौकरियां खत्म कर दी, आप आरक्षण मांग के क्या कर लोगे? आपकी लड़ाई तो पहले उस बात की होनी चाहिए कि ये जो नौकरियां खत्म की गई है तीसरे और चौथे दर्जे की, जहां सबसे ज्यादा गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को नौकरियां मिलनी थी, कर रहे हो, उन नौकरियों को बहाल कराने की लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है? उन्हें राजनीति में सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। सत्ता की लड़ाई सब तक शुरू हो गई है। हर कोई चाहता है कि वो सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, सत्ता में उसकी भागीदारी बढ़ जाए, जनता जाए भाड़ में, गरीब मजदूर बढ़ जाए भाड़ में। तो पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ये वातावरण बना दिया है। और इससे जो कंपनियां हैं, ठेकेदार हैं, पूंजीपति है, वो हमारे साथ अन्याय करता हुआ चला जा रहा है। हमसे तमाम सारे अधिकार चुपचाप से छीन लिए गए, श्रम कानून खत्म कर दिए गए, मनरेगा भी डंप करने की तैयारी है। यानी मजदूर वर्ग के पास कुछ नहीं होना चाहिए, वो सरकार के और पूंजीपतियों के रहमो करम पर जीना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मुगल काल में जीती थी। और उसी परंपरा को अंग्रेजों ने आगे बढ़ाया, अंग्रेजी राज में जीती थी। आज हम पुनः उसी युग में लौटने वाले हैं, लौट रहे हैं। हमारे जो मेहनत कश वर्ग है, मजदूर कर्मचारी वर्ग है, उसके पास कोई अधिकार नहीं बचे हैं, सब छीने जा रहे हैं, छीन लिए गए। और इसके खिलाफ ट्रेड यूनियन जो संगठित और संपन्न कर्मचारियों के संगठन हैं वो भी बोल रहे हैं, उनकी भी हड़ताल होने वाली है। क्योंकि वो राजनीतिक पार्टियों के संगठन है, उन्होंने भी कभी अपने सवालों को जिस तरीके से उठाना चाहिए नहीं उठाया है। और इसलिए हम कहते हैं कि ये आपके हमारे अपने सवाल हैं, इन्हें हम और आपको मिलकर उठाना होगा। 2 कार्यक्रम आपके सामने हैं। 10 फरवरी को आप जिला स्तर पर ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन कीजिए, ज्ञापन दीजिए, और 15 फरवरी को भोपाल में अपनी ताकत का एहसास इस सरकार को कराइए कि इस मध्य प्रदेश के सरकारी सेक्टर को हम न खत्म होने देंगे, न बिचने देंगे, वहां ठेकेदारों का राज नहीं चलने देंगे। ये सरकारी सेक्टर मध्य प्रदेश की जनता का है, उसने बनाया है और उस पर हमारा अधिकार है। चौथे दर्जे की, तीसरे दर्जे की नौकरी, सरकारी नौकरी हमारा अधिकार है, जो हमें संविधान में मिला है, बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। और इसी अधिकार के लिए भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी, बिरसा मुंडा शहीद हुए, कांतिया मामा शहीद हुए। ये तमाम सारे जो हमारे इतिहास पुरुष हैं वो इसीलिए लड़ाई लड़ी कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक समानता का अधिकार मिल सके, समान काम का समान वेतन मिल सके, उन्हें अंग्रेजी और मुगल काल की गुलामी दोबारा सहन न करना पड़े, न सहनी पड़े। तो साथियों, आप हमारी बात को गंभीरता से समझें, इस आंदोलन का हिस्सा बने, और आंदोलन और संघर्ष भविष्य को बेहतर बनाता है। इस बात को आप अपना आप इस बात को ग्रहण कर लें और यहीं से कोई रास्ता निकलेगा। इसी के साथ आप सब लोगों को नमस्कार। आज की इस चर्चा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें भरोसा है कि हम जीतेंगे।